हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। मई 1988। हबीब तनवीर। एक दिन सफदर जब रिहर्सल में आया तो उसके पांव में अलग ही उछाल था और होठों पर बंगाल की खाड़ी से चौड़ी मुस्कान। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा बॉस, हबीब तनवीर हमारे लिए एक नाटक डायरेक्ट करने को तैयार हो गए हैं। ये प्रोसीनियम नाटक होगा और मैं लिखूंगा। पूरे 1 दशक तक केवल नुक्कड़ नाटक करने के बाद सफदर को यह महसूस हुआ कि अब ज्यादा पेचीदा रंगमंचीय चुनौतियां लेने का समय आ गया है। इससे पहले उसने प्रोसीनियम नाटक कभी लिखा नहीं था। 1982-83 के आसपास कभी उसने मैक्सिम गोर्की के एनिमीज नाटक का दुश्मन के नाम से एडेप्टेशन तो तैयार किया था, मगर वो कभी खेला नहीं गया क्योंकि जन्म के पास उतने साधन नहीं थे। न तो हमारे पास इतने अदाकार थे, न पैसा था और न ही रंगमंच का वैसा कौशल। अब रंगमंच के इस महासागर में डुबकी लगाने और अपनी अब तक की इबारत को बदलने का वक्त आ गया था। दुश्मन, जिसको सफदर की जिंदगी में कभी परफॉर्म नहीं किया गया, उसको आखिरकार सफदर की मौत के बाद 1989 में हबीब तनवीर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी के लिए निर्देशित किया। हबीब तनवीर ने इसके लिए नए सिरे से गाने लिखे। ये एक शानदार प्रोडक्शन था, मगर एनएसडी रेपर्टरी ने इसकी सिर्फ कुछ ही परफॉर्मेंसेस की थी। बाद में हबीब साहब ने मुझे बताया कि एनएसडी के आला लोगों को यह नाटक राजनीतिक रूप से ज्यादा ही रेडिकल दिखाई दिया। उसमें लाल झंडे और क्रांतिकारी गीत जो थे, इसलिए उन्होंने इस प्रोडक्शन को दफना दिया। इसके बाद हबीब तनवीर को रेपर्टरी के लिए कोई नाटक निर्देशित करने को कभी नहीं बुलाया। हबीब साहब का सफदर के पिता हनीफ हाशमी से परिचय था। 60 के दशक में दोनों सोवियत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में साथ काम करते थे, लिहाजा हबीब साहब सफदर से लड़कपन से ही वाकिफ थे। सफदर का परिचय कराते हुए हनीफ हाशमी ने हबीब साहब से कहा था, हबीब, ये तो पहले ही कम्युनिस्ट है और इसका रंग मुझसे भी ज्यादा लाल है। अब्बू जी खुद सीपीआई के साथ थे। रंगमंच में सफदर की शुरुआती स्कूली दिनों की दिलचस्पी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हबीब, ये तुम्हारे ही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। फिर जब हमने मोटेराम का सत्याग्रह किया तो उससे कुछ समय पहले हबीब साहब की सहयोगी और नया थिएटर की मशहूर एक्टर फिदाबाई मरकम एक हादसे में बुरी तरह जल गई थी। हबीब तनवीर लिखते हैं, हर कोई उसकी प्रतिभा की सराहना करता था, सफदर भी। कई महीनों के इलाज के बाद भी उसकी हालत में बहुत कम सुधार आया और उसके गले में एक छेद रह गया था। उन दिनों वो दिल्ली में बेरसराय के हमारे ठिकाने पर ही रहा करती थी। एक दिन सफदर मेरे पास आया और फिदाबाई से मिला। उसने सुझाव दिया कि फिदाबाई को सफदरजंग अस्पताल ले चलें, जहां के कुछ डॉक्टरों से उसकी जान पहचान थी, उन डॉक्टरों को दिखाया जाए। एक दिन हम लोग फिदाबाई को अस्पताल ले गए, जहां सफदर के कहने पर नौजवान डॉक्टरों का एक पूरा जमघट चंद मिनटों में जमा हो गया और बेहद आधुनिक मशीनों से फिदाबाई की हालत का जायजा ले रहा था। मैं दंग रह गया। उस दिन हमने उन डॉक्टरों के साथ काफी समय बिताया। मैं हैरान था कि कितनी तन्मयता से सफदर का पूरा ध्यान फिदा पर ही था, जैसे उसे दुनिया में कोई और काम ही ना हो। हबीब साहब सफदर के अदम्य मानवतावाद को देखकर अचंभे में थे और जब हमले के बाद सफदर खुद अस्पताल में था तो हबीब साहब ने देखा कि कितने डॉक्टर वहां उसकी हालत पूछने के लिए आ पहुंचे थे। हबीब साहब के शब्दों में, मुझे ख्याल आया कि सफदर कई बार जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए इन डॉक्टरों के पास लाया होगा। सफदर ने 1985 में हबीब साहब के नाटक हिरमा की अमर कहानी की एक
आलोचनात्मक लेकिन हमदर्दी भरी समीक्षा लिखी थी। उसने न केवल नाटक देखा था बल्कि हबीब साहब का लंबा इंटरव्यू किया था और कई बार रिहर्सल देखे। हबीब साहब ने बाद में लिखा कि सफदर की समीक्षा में जितनी गहराई थी उतनी मैंने कभी किसी और समीक्षा में नहीं पाई। 1988 की गर्मियों में सफदर और माला बेरसराय जाकर हबीब साहब से मिले और जन्म के लिए एक प्रोसिनियम नाटक के निर्देशन की गुजारिश की। सफदर ने उन्हें जन्म की कलात्मक ट्रेनिंग पाने के लिए मंच नाटक के हालात के बारे में बताया। इस सिलसिले में सबसे पहले उसने मुझसे बात की थी और मैं इससे बहुत खुश हुआ। मैं सफदर को बहुत चाहता था, वैसे भला कौन उसे नहीं चाहता था। हम सभी उसकी दिलकश शख्सियत, उसके ठहाके, उसकी तमीज़ और तहजीब, सहज अभिव्यक्ति, साफ नजरिए और इंसानी मूल्यों के कायल थे। सफदर ने दूसरे वामपंथी सांस्कृतिक संगठनों, जनवादी लेखक संघ, परचम और दिल्ली में रहने वाले मलयालियों के संगठन जनसंस्कृति से बात की और सदी के सबसे लोकप्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद के इर्द गिर्द एक उत्सव या समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उसका विचार था कि इस समारोह में प्रेमचंद पर एक सेमिनार किया जाए और उनकी कहानियों पर एक नाटक तैयार किया जाए, जो सफदर लिखने वाला था और हबीब तनवीर उसका निर्देशन करने वाले थे। सफदर लगभग पौने घंटे का एक छोटा नाटक तैयार करना चाहता था। वो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नाटक लिखने की सोच रहा था। पिछले कुछ सालों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता दो दैत्यों की तरह समाज पर छा चुकी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, श्रीमती गांधी की हत्या और सन 84 के सिख विरोधी दंगों के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे। 1985 में उनकी सरकार ने शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रगतिशील फैसले के खिलाफ मुस्लिम महिला विधेयक पारित किया था। जब हिंदू दक्षिणपंथी ताकतों ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है, और यह तुष्टीकरण तो था भी, मगर अल्पसंख्यकों का नहीं, बल्कि यह अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों का तुष्टीकरण था, तो 1986 में सरकार ने हिंदू दक्षिणपंथियों की राजनीतिक बढ़त को कमजोर करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया। इससे सरकार की बजाय हिंदू दक्षिणपंथियों को ही और ज्यादा फायदा मिला, जो पहले ही राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सांप्रदायिक अभियान छेड़े हुए थे। हर तरफ सांप्रदायिक भावनाएं फैल रही थीं। सफदर का मानना था कि प्रेमचंद के लेखन के माध्यम से इस पर एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। प्रेमचंद की ख्याति एक कुशल उपन्यासकार के रूप में तो है ही, मगर वो लघु कथाओं के भी बेजोड़ शिल्पी थे। सफदर प्रेमचंद की ऐसी कहानियां तलाशने लगा जिनको स्टेज के लिए एडैप्ट किया जा सके। वो प्रेमचंद की कहानियों के 7 खंड मानसरोवर को पढ़ने में जुट गया। मैं भी इस परियोजना में कहीं चिपक जाऊं, इस उम्मीद के साथ मैं भी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ने लगा। न तो मैं लेखक था और न ही मेरी लेखक बनने की कोई महत्वाकांक्षा थी, मगर मैं सफदर और हबीब तनवीर को काम करते हुए नजदीक से देखने की चाह रखता था। सफदर जो खंड पढ़ लेता वो मुझे थमा देता। मैं भी उन कहानियों को पूरे उत्साह से पढ़ तो रहा था, मगर मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि किसी कहानी को नाटक में कैसे रूपांतरित किया जाता है। लिहाजा मैं सफदर के विचारों के लिए कमोबेश एक खामोश बाउंसिंग बोर्ड की भूमिका ही निभा सकता था। सफदर ने मानसरोवर में से तकरीबन आधा दर्जन कहानियां चुनी जिन पर आधारित नाटक बन सकते थे। चूंकि हबीब साहब हिंदी उतनी तेजी से नहीं पढ़ पाते थे, उनकी रवानी उर्दू में थी, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि हम उन्हें कहानियां पढ़कर सुनाएं। लिहाजा एक इतवार की सुबह सफदर और मैं बेरसराय में हबीब साहब के घर पहुंचे। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उनका मकान कितना छोटा सा था। हम रसोई से होते हुए किताबों से भरे छोटे से ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। हर तरफ फाइलें और कागज बिखरे हुए थे। हबीब साहब का प्रख्यात पाइप, तंबाकू, माचिसों का डिब्बा और एशट्रे एक तरफ रखी हुई थी। केवल 2 कमरों के इस मकान के कमरों के बीच में कोई दरवाजा नहीं था। भीतर वाला कमरा उनका बेडरूम था, जहां मोनिका दी कुछ पढ़ रही थी। हबीब साहब लकड़ी और जूट के सोफे पर बैठे और हम मूढ़ों पर विराजमान हुए। पहली कहानी सफदर ने पढ़ी।
अगली कहानी पढ़ने के लिए उसने किताब मुझे थमा दी। हबीब तनवीर की मौजूदगी में पढ़ने के ख्याल से मैं थोड़ा नर्वस तो था ही, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत, पर मुझे ना कहने की हिम्मत न हुई। काश हुई होती। खैर, मैंने पढ़ना शुरू किया और हकलाया। हकलाने से और नर्वस हुआ और नर्वस होने से और हकलाया। सफदर बोला, हबीब साहब ये बड़ा अच्छा एक्टर है, एक बार चल पड़ेगा ना तब आप देखना। हबीब साहब ने सर हिलाकर हामी भरी। उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, एक चमक थी। मैं खिसियानी सी हंसी के साथ आगे बढ़ा। हबीब साहब ने आराम से फुर्सत से अपना पाइप जलाया। मैं और ज्यादा नर्वस हुआ। तकरीबन 5 मिनट बीते, लेकिन मैं पहला पैराग्राफ पार नहीं कर पाया था। हबीब साहब बोले, सफदर, इस वक्त हमें मालगाड़ी की नहीं बल्कि राजधानी एक्सप्रेस की जरूरत है, वरना हम 2 दिन तक यहीं अटके रहेंगे। फिलहाल तुम ही पढ़ो। सो अगले 3 घंटे तक सफदरी कहानियां पढ़ता रहा, एक के बाद एक। मोनिका दी और हबीब साहब खामोश सुनते रहे। हबीब साहब बीच बीच में अपनी डायरी में इक्का दुक्का नोट लिख लेते। जल्द ही मैं अपनी शर्मिंदगी को भूल गया और प्रेमचंद की दुनिया में खो गया। आखिरी कहानी खत्म करके सफदर ने हबीब साहब की तरफ देखा। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? वाकई ये तो सारी कमाल की हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वैसे भी लिखना तो तुम्हें है, मुझे नहीं। हबीब साहब, मुझे लगता है कि इनमें से 2 को आपस में जोड़ सकते हैं, हिंसा परमो धर्म और सत्याग्रह। कैसे? हिंसा परमो धर्मा का मुख्य किरदार जामिद है, जो गांव का एक मामूली छोकरा है। वो यतीम है और गांव वाले लगातार उसका फायदा उठाते हैं। आखिरकार उसका एक शुभचिंतक उसे शहर जाकर अपनी जिंदगी बनाने की सलाह देता है। शहर पहुंचकर वो एक मंदिर में शरण लेता है। वहां एक चालाक पुजारी उसे अपना चेला बना लेता है। जब वो मंदिर में होने वाले अन्याय को देखता है तो चुप नहीं रह पाता और फलस्वरूप उसे मंदिर के बाहर फेंक दिया जाता है। यहां से एक मौलवी उसे पकड़ता है और हिंदू उत्पीड़न के शिकार के तौर पर लोगों के सामने उसकी नुमाइश करता है। मगर जब वो मौलवी द्वारा की जा रही नाइंसाफियों को देखता है तो वो उसके खिलाफ भी आवाज उठाता है। अब उसे मस्जिद से भी खदेड़ दिया जाता है। इस प्रकार शहर से उसका मोहभंग होता है और वो वापस गांव लौट जाता है। प्रेमचंद ने बनारस के पंडित मोटेराम शास्त्री को मुख्य पात्र रखकर लगभग आधा दर्जन कहानियां लिखी हैं। इन्हीं में सत्याग्रह भी एक है। ये कहानियां जबरदस्त हास्य विनोद से भरपूर हैं और इनका कथानक मोटेराम की निस्सीम भूख के इर्द गिर्द घूमता है। सत्याग्रह में भारत का ब्रिटिश वाइसरॉय जब बनारस के दौरे पर आता है तो कांग्रेस एक हड़ताल का आह्वान करती है। मैजिस्ट्रेट बेचैन हो जाता है और अपने भारतीय सामंती चमचों से पूछता है हड़ताल कैसे रोकी जाए। वे मिलकर एक तरकीब निकालते हैं, राष्ट्रवादी हड़ताल के खिलाफ धार्मिक भूख हड़ताल। इसके लिए पंडित मोटेराम शास्त्री को चुना जाता है। अपनी पत्नी की लाख सलाह के खिलाफ जाकर वो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है और गर्दन तक पेट भरकर अनशन पर बैठ जाता है। मगर भूख तो भूख है और मोटेराम की भूख सुरसामुख है। अंत में कांग्रेस का एक नौजवान वर्कर उसे एक से एक लजीज मिठाइयां दिखाकर ललचा लेता है और उसकी हड़ताल तोड़वा देता है। अंग्रेजों की साजिश धराशायी हो जाती है। सफदर की सोच ये थी कि हिंसा परमो धर्मा से नाटक शुरू करें और पहली कहानी के सांप्रदायिक तत्वों को दूसरी कहानी में आने वाले मैजिस्ट्रेट के दोस्तों की जमात में तब्दील कर दें। मोटेराम की भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए युवा कांग्रेसी वर्कर के बजाय जामिद को लेकर आए। हबीब साहब को भी यह खाका जज किया और सफदर ने लिखना शुरू कर दिया। यह जून के मध्य की बात है। 1 जुलाई से रिहर्सल शुरू होनी थी और 30 जुलाई को इसकी पहली परफॉर्मेंस थी। प्रेमचंद जयंती पर यानी 31 जुलाई को एक दूसरी परफॉर्मेंस तय थी।
जून 1988, प्रेमचंद का एडेप्टेशन। मैं शाम को सफदर और माला के घर चला जाता था। वहां हम साथ डिनर करते और फिर माला सफदर दोनों काम में जुट जाते। माला अगले दिन के स्कूल की तैयारी में लग जाती और सफदर लिखने को बैठ जाता। इसके घंटे डेढ़ घंटे बाद सफदर कोई सीन पढ़कर हमें सुनाता। हम अपनी टिप्पणियां सुझाव देते, वो कुछ बदलाव करता और फिर अगला दृश्य लिखने को बैठ जाता। वो एक मशीन की तरह एक के बाद एक सीन लिख रहा था। गीत भी उसकी कलम से खुद ब खुद निकलते जा रहे थे। अगले दिन हम सुबह हबीब साहब के पास जाते। सफदर उन्हें सीन सुनाता और उसकी एक कार्बन कॉपी हबीब साहब के पास छोड़ आता। यहां से सफदर पार्टी दफ्तर जाता और मैं थका हुआ घर लौटकर बिस्तर में जमा हो जाता। रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो अटका। जामिद की कहानी तो ठीक थी, नाटक की शुरुआत भी बढ़िया थी। फिर एक बिंदु पर आकर हमें जामिद से मोटेराम पर जाना था। इसके लिए हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना था कि जामिद ऐसा क्या करे कि मोटेराम के संपर्क में आए और बाद में उसका अनशन तोड़वा सके। इसके लिए सफदर ने पहले एक तरकीब ढूंढी, मगर वो नाकाम रही। फिर उसने दूसरी तरकीब ढूंढी, वो भी नहीं चली। तब देर रात गए दिन निकलने से 1 या 2 घंटे पहले उसने तीसरा संस्करण तैयार किया और उसको लगा कि अब बात बन जाएगी। मगर अगले दिन सुबह हबीब साहब के घर की तरफ जाते हुए बस में बैठने के बाद सफदर पूरी तरह मुतमईन नहीं था। यार, बात बन नहीं रही है। जामिद और मोटेराम दोनों अब ऐसे किरदार नहीं रहे हैं जैसे प्रेमचंद ने गढ़े थे। कहीं हमसे कुछ छूट रहा है। हबीब साहब के घर पहुंचकर तीनों ऑप्शंस उन्हें पढ़ के सुनाए। हबीब साहब सब कुछ गौर से एकाग्र मन से सुनते रहे। मेरी नजर उनके पाइप जलाने के रिचुअल पर अटकी थी। माचिस की तीली निकालना, उसे टटोलना, जलाना, जलती तीली को पाइप तक लाना, पाइप का जलना, 2-1 कश लेना, पाइप का बुझना, फिर माचिस की तीली निकालना। एक अंतहीन हिप्नोटाइज करने वाला चक्र। उनके माथे पर गाढ़ी लकीरें थीं। वे हर तरीके पर चर्चा करते और बताते कि उन्हें किस में क्या कमी लग रही है। हर बार एक उम्मीद की किरण सी उभरती और कुछ ही मिनटों में हम वापस शून्य पर लौट आते। लगभग 1-1.5 घंटे बाद जब हबीब साहब ने एक और समाधान सुझाया तो अभी तक लगभग उनींदी मुद्रा में बैठी मोनिका दी अचानक हरकत में आई। हबीब, यू आर अ फूल। तुम इस समस्या को कभी हल नहीं कर सकते। ये जामिद वाली कहानी ट्रेजेडी है, मोटेराम की कहानी प्रहसन, फार्स है। तुम अगर दोनों को मिलाओगे तो तुम्हें ट्रेजेडी की कॉमेडी बनानी पड़ेगी या फार्स को ट्रेजेडी में तब्दील करना होगा। चाहे ये करो चाहे वो, प्रेमचंद इसमें नहीं रहेगा। ये तेल और पानी की तरह है, मिक्स नहीं होंगे। सन्नाटा। मेरे ख्याल में मोनिका तुम सही कह रही हो। इसका ख्याल है कि मैं सही हूं। इस जिद्दी आदमी को देखो सफदर, हैं? इसका अब भी बस ख्याल ही है कि मैं सही हूं। बेशक मैं ही सही हूं। तो मोनिका दी, आपके हिसाब से फिर हमें क्या करना चाहिए? सफदर ने कहा। देखो, खुदा के वास्ते सिर्फ एक कहानी चुनो। जामिद का किरदार बढ़िया है मगर कहानी थोड़ी क्लीशेड है, हैं? मुझे मोटेराम की कहानी ज्यादा पसंद है। किरदार भी मजेदार है, कहानी भी अलग है और ये फार्स है। हबीब फार्स अच्छे से करता है। मोटेराम को मत छोड़ो। अरे तुम्हारे पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है सफदर। हबीब और तुम्हारी खूब जमेगी। तो बस बात तय हो गई। सफदर ने 1 हफ्ते में पूरा नाटक लिख डाला। पढ़ते हुए ये लगभग 35 मिनट का था, लिहाजा हमें लगा कि परफॉर्मेंस में तकरीबन 45 मिनट का समय लगेगा। मगर अभी हमने हबीब तनवीर को जाना नहीं था।
जुलाई 1988। हनुमान की पूंछ। कहानी में प्रेमचंद घोड़े पर सवार मजिस्ट्रेट का दुकानदारों को जेल भिजवाने, बाजार लुटवाने और ये और वो करवाने की धमकियां देने का एकाध वाक्य में बयान करते हैं। इस वाक्य से सफदर के जहन में एक हास्यास्पद मजिस्ट्रेट और उसके अलग अलग महकमे संभालने वाले 7 एक से एक मूर्ख अफसरों की छवि बनती थी। जहन में चल रही इस छवि को फैलाते हुए उसने कई और सीन लिख डाले। प्रेमचंद की कहानी में असली टकराव तक पहुंचने के लिए बहुत थोड़ा समय लगता है, शायद 2 पैराग्राफ। टकराव यह है कि जिस दिन वाइसरॉय बनारस आ रहा है उसी दिन कांग्रेस ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके बाद प्रेमचंद पंडित मोटेराम शास्त्री के किरदार पर आ जाते हैं, जो कांग्रेस की हड़ताल के खिलाफ अनशन पर बैठने के लिए राजी हो जाता है। सफदर की स्क्रिप्ट में इन 2 परिचयात्मक पैराग्राफों ने लगभग आधे नाटक की जगह घेर ली थी, और जब स्क्रिप्ट हबीब साहब के हाथ में पहुंची तो उन्होंने एक एक हास्यास्पद संभावनाओं को और उभारा। हनुमान की पूंछ की तरह नाटक लंबा होता चला गया। मिसाल के तौर पर नाटक की शुरुआत में 2 अर्दलियों से हमें पता चलता है कि मजिस्ट्रेट ने मुंह अंधेरे अपने 7 मुख्य अधिकारियों के साथ एक आपातकाल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पहले 7 अधिकारी आते हैं, उनके बाद मजिस्ट्रेट आता है और उन्हें बताता है कि वाइसरॉय बनारस के दौरे पर आ रहे हैं और उन्हें इस दौरे के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी है। सफदर का लिखा सीन ऐसे था। मजिस्ट्रेट: मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठिए। अर्दली: सब अफसरान हाजिर हैं? अर्दली: जी जनाब। मजिस्ट्रेट: तो मीटिंग शुरू किया जाता है। डियर ऑफिसर्स, हमको आज बहुत सवेरे हिज एक्सलेंसी द वाइसरॉय ऑफ इंडिया का एक टेलीग्राम मिला है। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि वाइसरॉय साहब का टेलीग्राम आया है। बनारस का मजिस्ट्रेट होने की वजह से हमें हिज एक्सलेंसी से इंस्ट्रक्शंस तो मिलता ही रहता है, रोज का बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइसरॉय साहब अगले हफ्ते शहर के 1 दिन के दौरे के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अफसरान बेहोश होकर गिर जाते हैं। मजिस्ट्रेट ताली बजाता है। अर्दली दौड़े दौड़े आते हैं, अफसरान को होश मिलाते हैं। पहला अफसर: पानी पानी। दूसरा: पंखा चलो पंखा। तीसरा: मेरी जेब में दवा होगी, वो मुझे सुंघा दो जल्दी। चौथा छिंगली दिखाते हुए: सर मैं अभी आया। जाता है। 5वां: अर्दली एक और पजामा लाओ। छठा: मेरा दिल थोड़ी ब्रांडी देना भाई। 7वां: ये मैं कहां हूं, मेरा तकिया कहां गया? चमेली जान, तुम कहां हो? अर्दली सबको दोबारा बिठा कर जाते हैं। मजिस्ट्रेट: हम ये देखकर बहुत खुश हैं कि आपने इस समाचार को इतना सीरियसली, इतना गंभीरता से लिया है। हमें यकीन है कि लाल बहादुर के स्वागत की तैयारी भी आप इतना ही गंभीरता से करेगा। हम चाहता है कि लाल साहब का स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाए ताकि उनको बनारस का दौरा हमेशा हमेशा याद रहे। अफसरान: यस सर। मजिस्ट्रेट: तो आपके क्या सजेशंस हैं, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स? और इसके बाद अफसर एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब सुझाव देने लगते हैं। हबीब साहब के हाथों में इस सीन की शक्ल कुछ यूं हो गई। मजिस्ट्रेट: सब आ गए हैं? पहला अफसर: जी मैं तो आ गया हूं। छठा: तो क्या मैं एब्सेंट हूं? पहला: मैंने तो ऐसा नहीं कहा। 7वां: तो यूं कहिए ना कि सभी आ गए हैं। 5वां: ये आप कैसे कह सकते? क्या मालूम किस किस को बुलाया गया हो? चौथा: 303 यहां नहीं है। छठा: उन्हें इनविटेशन नहीं भेजा गया था। तीसरा: खैर छोड़िए दूसरों को। दूसरा: हम तो बस इतना जानते हैं कि हम आ गए। मजिस्ट्रेट: वेरी गुड। आप लोग ध्यान से हमारा बात सुनिए। समस्या बहुत गंभीर है। अफसरान: गंभीर सर? मजिस्ट्रेट: यस,
बहुत गंभीर। आज बहुत सवेरे हमें हिज एक्सेलेंसी वाइसरॉय साहब का एक टेलीग्राम मिला है। पहला, वाइसरॉय साहब का। छठा, मैंने क्या कहा था। पांचवा, आपने कुछ नहीं कहा था। छठा, चुप रहो और साहब की बात सुनो। तीसरा, मगर बात है बहुत हैरानी की। मैजिस्ट्रेट, इसमें हैरानी का क्या बात है? आफ्टर ऑल हम बनारस का मैजिस्ट्रेट है। हिज एक्सेलेंसी से हमें इंस्ट्रक्शंस तो मिलता ही रहता है, रोज का बात है। छठा, ऑफ कोर्स सर। पहला, यस सर, ये तो रोज की बात है। अफसरान, यस। मैजिस्ट्रेट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिज एक्सेलेंसी हिंदुस्तान का वाइसरॉय साहब अगले हफ्ता एक दिन का दौरा के लिए बनारस आ रहा है। अफसरान खड़े होते हैं, सब उत्तेजित होकर एक साथ बोलते हैं। दूसरा, बनारस आ रहे हैं। तीसरा, वाइसरॉय साहब आ रहे हैं। चौथा, क्या कहा सर? पांचवा, मैं ना कहता था तगड़ी खबर है। छठा, यह नामुमकिन है। पहला, अब आएगी आफत। मैजिस्ट्रेट, यस, वाइसरॉय साहब बनारस आ रहा है। अफसरान बेहोश होकर गिर जाते हैं। मैजिस्ट्रेट, हम ये देख के बहुत खुश है कि आपने इस समाचार को इतना सीरियसली, इतना गंभीरता से लिया है। हमें यकीन है कि इस बार लाल बहादुर के स्वागत की तैयारी भी आप लोग इतना ही सीरियसली और मुस्तैदी से करेगा। हम चाहता है कि वाइसरॉय साहब का स्वागत इतना धूमधाम से किया जाए कि उनको बनारस का ये दौरा हमेशा के लिए याद रहे। तो आप लोग बारी बारी से अपना सजेशंस दीजिए। इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स। बेहोश अफसरान में कोई जुम्बिश नहीं होती। ऑफिसर्स अटेंशन। अफसरान हड़बड़ाकर खड़े होते हैं। बारी बारी से सजेशंस देगा। सजेशंस दे। इंस्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और यूं नाटक आगे बढ़ता है। खरामा। अगर सफदर ने ऐसी स्थितियां और किरदार रच लिए थे जिनकी प्रेरणा उसे प्रेमचंद के पाठ से मिली थी, तो हबीब साहब ने सफदर की लाइनों में छिपी मामूली से मामूली हास्यपरक संभावनाओं को हवा पानी देकर फलने फूलने दिया। चुनाचे सफदर ने इल्तिजा की कि हबीब साहब उसके सहलेखक के तौर पर क्रेडिट होना मंजूर करें। हबीब साहब ने इसे स्वीकारा, मगर उनकी अपनी राय साफ थी। सफदर रचा तुमने है, मैंने सिर्फ इलेबोरेट किया है। नाटक के पहले लेखक तुम ही हो, मैं दूसरा हूं। जुलाई 1988। चमेली जान। और फिर चमेली जान वाला सीन। सफदर की स्क्रिप्ट में इंस्पेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट सुझाव देता है कि वाइसरॉय के दौरे के आखिर में उन्हें मशहूर तवायफ चमेली जान के कोठे पर ले जाया जाए। सफदर को तवायफ का नाम प्रेमचंद की किसी और कहानी से मिला और उसने एक छोटा सा दृश्य लिख लिया था। इसी दृश्य में मैजिस्ट्रेट और हम यानी दर्शक ये जान पाते हैं कि कांग्रेस ने वाइसरॉय के विरोध में एक हड़ताल का आह्वान किया है। लिहाजा नैरेटिव की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण दृश्य था। जब हमने फ्लोर पर इसकी रिहर्सल शुरू की, जिसमें सफदर अनाड़ी मैजिस्ट्रेट की भूमिका में था, माला मादक अंदाज में चमेली जान का किरदार अदा करती थी और अति उत्साहित सीक्रेट एजेंट 303 की भूमिका में मैं था, तो ये सीन फैलता चला गया। सफदर और हबीब साहब दोनों इस सीन में एक के बाद एक नए हास्यपरक ट्विस्ट और टर्न जोड़ते चले गए। रही सही कसर हम बाकी लोगों के छोटे मोटे सुझावों ने पूरी कर दी। खैर, आखिर में मैजिस्ट्रेट अपने अफसरान के सामने अधनंगी हालत में तवायफ के साथ पाया जाता है। इससे स्वाभाविक रूप से उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर इससे यह भी पता चलता है कि तवायफ सभी अफसरों की रग रग से वाकिफ है। जैसा कि बाद में हबीब साहब ने लिखा, ये सीन बेइंतहा मजेदार था।
इसके ह्यूमर को और बढ़ाने के लिए रिहर्सल के दौरान सफदर ने एक से एक ऑब्सीन सुझाव दिए जो मैंने हाथों हाथ लपक लिए थे। सफदर का सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त था। जन्म में जो पुराने सीनियर एक्टर थे उनमें से कुछ को इस सीन पर ऐतराज था। उनकी राय में इसमें राजनीतिक पुट ज्यादा नहीं था, मगर वास्तव में वे इस दृश्य में दिखाई जा रही सेंसुअलिटी को लेकर बेचैन थे। हालांकि चमेली जान पूरे दृश्य में सर से पांव तक कपड़ों में रहती है, मगर मर्दों के कपड़े उतरते जाते हैं। मैजिस्ट्रेट अधनंगा हो जाता है। 303 अपने आधे कपड़े निकाल देता है। आगे चलकर बिस्तर के नीचे से सिर्फ चादर लपेटे एक अनजान आदमी भी निकलता है। उनकी निगाह में यह सीन अश्लील था क्योंकि इसमें सेक्स और सेक्सुअलिटी की तरफ इशारा था और इस तरह मध्यवर्गीय दर्शकों की सौम्य रुचि को चुनौती देता था। माला की चमेली जान दिलकश थी, सेक्सी, शरारती, उन्मुक्त, अपनी यौनिकता पर पूरा नियंत्रण रखने वाली, ऑडिटोरियम को अपने ठहाकों से सराबोर करते हुए नाटक के नैरेटिव पर पूरा नियंत्रण रखने वाली, बेढ़प, अति उत्तेजित, हैरान परेशान मैजिस्ट्रेट की भूमिका सफदर ने अदा की थी। दोनों आमने सामने होते तो मंच थिरक उठता। माला एक ट्रेपीज कलाकार की तरह रोल में कूद पड़ती, हमेशा पूरे कंट्रोल में। सफदर एक कॉमिक उस्ताद की तरह था जिसके भौचक्के, असंतुलित, हकलाते हाव भाव सब बिल्कुल नपे तुले थे, न रत्ती भर ज्यादा न एक माशा कम। यहां मैं जोड़ता चलूं कि सफदर की मौत के बाद मुझे मैजिस्ट्रेट का किरदार निभाने वाले 2 और कलाकारों के साथ भी 303 की भूमिका निभाने का मौका मिला। पहले हबीब साहब ने यह रोल संभाला और जब 1991 में हमने कमोबेश नए कलाकारों के साथ नाटक को दोबारा तैयार किया तो जयंत दास मैजिस्ट्रेट बने। चमेली जान के रोल में हबीब साहब ने शिखा, शहला और नंदिता को आजमाया, पर इनमें से कोई भी माला का सानी नहीं निकला। इस दृश्य में माला सफदर की केमिस्ट्री का कोई जोड़ नहीं था। इन 2 अद्भुत कलाकारों के साथ स्टेज पर होना एक अनुभव था। इस दृश्य में सेक्स के प्रति बूर्जुआ नैतिकता और मध्यवर्गीय पाखंड पर टिप्पणी थी और मेरे लिए इसी में इस सीन की राजनीति थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर मैं कह सकता हूं कि यह दृश्य दूसरे अर्थों में भी राजनीतिक था। इसमें एक आजाद ख्याल औरत औपनिवेशिक राज्य के तमाम अफसरान को अपनी उंगली पर नचा रही है। उसकी स्वच्छंद यौनिकता अपने आप में मुक्ति का संदेश है। गाने में उसे बनारस की आबरू बताया जाता है। एक ऐसी औरत जो दिलों को पंख लगा देती है, जो बाशऊर है, जो शहर के जज्बात और ख्वाहिशों के मुताबिक नाजो अंदाज से जीती है। हबीब साहब के दिलकश लफ्जों में उन्हीं में जज्बे जमहूर कार फरमा है, उन्हीं में कौम की उल्फत का रंग गहरा है, तमाम अहले सियासत का उनको सजदा है, करेंगी जख्म सभी के रफू चमेली जान, हमारे शहर की हैं आबरू चमेली जान। दर्शक उसी के माध्यम से जान पाते हैं कि हड़ताल होने वाली है। दृश्य के दौरान अंग्रेज मजिस्ट्रेट और सीक्रेट सर्विस का मुखिया दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं, मगर वो पूरी तरह होशो हवास में रहती है। वो कमजोर, बेवकूफ मर्दों से घिरी एक ताकतवर औरत की छवि पेश करती है। शायद यही बात लोगों को अखर रही थी, कौन जाने। मगर जब सीनियर्स ने इस दृश्य के बारे में सवाल उठाए तो सफदर के सामने एक दुविधा थी। ये लोग हबीब साहब के सामने सीधे बोल नहीं सकते थे, मगर उनके पीठ पीछे मीन मेख और शिकायतें उठा रहे थे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में गहरी निष्ठा रखने वाले सफदर का फर्ज था कि वो इन लोगों की इस भावना को हबीब साहब तक पहुंचाए। हालांकि जाती तौर पर वो ये मानता था कि कलात्मक और राजनीतिक दृष्टि से यह दृश्य एक जबरदस्त उपलब्धि है। वो आपत्ति उठाने वालों को बचाना भी चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि उन्हें कोई संकुचित सोच वाला माने। लिहाजा जब सफदर ने हबीब साहब से बात की तो उसने एक ज्यादा विश्वसनीय तर्क गढ़ लिया। उसने शंका जताई कि कहीं ये सीन ज्यादा मजाहिया तो नहीं हो गया।
कि पूरे नाटक पर हावी हो रहा है। लिहाजा क्या नाटक का मुख्य थीम यानी धर्म को राजनीति से दूर रखने का संदेश धुंधला तो नहीं पड़ गया है? हबीब साहब ने इस तर्क को परखने के लिए एक वैकल्पिक दृश्य लिखा, जिसमें आगामी हड़ताल की खबर हमें बाजार में कुंजड़न से मिलती है। हमने एक दिन में इस सीन की रिहर्सल की और पहले 4 दृश्यों को दोनों संस्करणों में खेला ताकि समझ सकें कि कौन सा संस्करण बेहतर है। समूह में मतभेद अब भी बने हुए थे। एक मुखर मगर छोटा तबका नए संस्करण को पसंद कर रहा था और खामोश मगर ज्यादातर लोग चमेली जान वाले पुराने संस्करण के पक्ष में थे। आखिर में किसी एक संस्करण को चुनने का जिम्मा हबीब साहब पर छोड़ दिया गया। उन्होंने चमेली जान को चुना। परफॉर्मेंस में इस दृश्य को जितनी सराहना मिली, उसके आलोक में शिकायतों की फुसफुसाहट अपने आप दबती चली गई। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिज़ाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज़ के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बैफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाज़ें सुधन्वा देशपांडे, सानिया हाशमी, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।